आप किसी फैमिली में जाके किसी से पूछिए, अगर आप उसका बच्चा उसको कहे मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो घर के लोग कहें अरे ये और आईएएस, ये आईएएस कैसे बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम राहुल लोधवाल है और स्वागत है आपका एक और नए इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों, संघर्ष की इस कहानी में आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक सशक्त दिव्यांग महिला से, जिनके सानिध्य में छोटे छोटे पौधे आज बरगद का रूप ले चुके हैं। तो स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर दीपमाला गुप्ता मैम का। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक महिला पत्रकार के तौर पर आपका सफ़र और संघर्ष कैसा रहा? सफ़र और संघर्ष की बात अगर मैं करूं तो एक महिला पत्रकार के तौर पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अगर संघर्ष की बात करूं तो संघर्ष तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन मेरे साथ थोड़े चैलेंजेस अलग थे। एक दिव्यांग महिला के तौर पर लोगों का मुझे देखने का नज़रिया, लोगों का मेरे बारे में सोचने का जो नज़रिया था वो थोड़ा अलग था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं उस नज़रिए को कैसे बदल सकती हूँ अपने काम से। एक जो सिचुएशन मुझे लगता है कि हर दिव्यांग व्यक्ति को फेस करनी होती है, वो ये होती है कि समाज में आपको लोग वैसे स्वीकार नहीं करते हैं जैसे आप, वो आपकी शारीरिक स्थिति से आपका मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा-सा सोसाइटी का ड्रॉबैक है। वो सोचती है कि यहाँ कमतरी है तो दिमाग में भी कहीं कमतरी होगी। तो ये एक संघर्ष मुझे लगता है कि हर उस दिव्यांग व्यक्ति को करना पड़ता है। महिला के तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन महिला और दिव्यांग होना साथ में, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मिश्रण था या ऐसा मिक्सचर था कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे कि अरे ये कैसे काम करेगी। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो ये चैलेंज मेरे घर से ही शुरू हो गया। मतलब मैंने जब मेरे फादर को बताया, पिताजी को, कि मुझे पत्रकारिता करना है, तो उन्हें लगता अरे ये तो दौड़ भाग का काम है, इसके लिए यहाँ जाना होगा वहाँ जाना होगा। तो मैंने कहा मेरा लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लिखना पढ़ना है वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ या मैं अपनी बात को लोगों तक रख सकूँ, मुझे इस लायक बनना है। मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि मैं दौड़ कर ही अपनी बात रखूँ, मैं बैठ कर या डेस्क पर काम करके भी खुद को साबित कर सकती हूँ। फिर मुझे मैं कई इंस्टीट्यूशन में गई, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि सोसाइटी के कई ऐसे एडिटर भी हैं जहाँ मैंने काम किया है, मुझे अच्छे एडिटर्स मिले जिन्होंने मुझे मौका दिया और अच्छा काम किया मैंने उस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़कर। मुझे लगता है कि संघर्ष तो अपनी जगह है, हर इंसान को अपने हिस्से का संघर्ष करना होता है, लेकिन एक दिव्यांगता जो है वो लोगों के दिमाग पर हावी रहती है। अब एक दिव्यांग उसको अपने काम के माध्यम से ही सही कर सकता है कि वो काम करे, लोगों को रिजल्ट दे, तो लोग उनको सही तरीके से अपनाइए। मैम, जैसा कि अभी आपने आपके पिताजी की बात की, तो उनका नज़रिया क्या था? उन्होंने किस तरह से आपको सहयोग किया? अगर मैं मेरे पिताजी की बात करूँ तो वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे और मैं कहूँ तो किसान थे, और इतनी मतलब गांव में रहने के बाद, गांव में एक दायरा बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत बड़ी है। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि आप हमेशा लगे रहो अपने कामों में, परिणाम नहीं भी मिले तो भी काम करते रहो। और मेरा लिखने पढ़ने का शौक़ था, और खुद वो भी शौकीन है लिखने पढ़ने के, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम काम तो करना शुरू करो। मेरे लिए उस समय कॉलेज ढूंढना थोड़ा मुश्किल वाला था। उन्होंने बताया कि नहीं, एडमिशन तो लो, अपन देखते हैं कैसे क्या करते हैं। आर्थिक समस्याएं थी, उनको भी सॉल्व किया। साथ में कई पत्रकारों से मिले, जो उनके परिचित के पत्रकार थे, उनसे जाकर मिले कि आगे क्या करना है, बच्ची ये करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के बावजूद भी उन्होंने जो मेरा मोटिवेशन किया, मैं सोच भी नहीं सकती कि गांव का एक छोटा व्यक्ति जो इतनी छोटी सोच का है, लेकिन जब अपने बच्चों की बात आती है तो वो एक बड़ी सोच के साथ चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करें। तो मेरे पिताजी की बहुत भूमिका रही है। मतलब मैं ये कहूँगी कि एक मोरल सपोर्ट जो होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो उनका पूरा सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा। मैम, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक दिव्यांग महिला होने के नाते आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आपको क्या लगता है कि दिव्यांगता भी एक बड़ा बैरियर हो सकती है? अगर मैं सोसाइटी की बात करूं और दिव्यांगता की बात करूं, तो हमारी सोसाइटी में आज भी हम लोग दिव्यांग लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक दायरा बना हुआ है कि जो सामान्य है, जो अच्छा दिखता है, हम उसको स्वीकार करेंगे, और जिस व्यक्ति में कमी है हम उसको कमतरी से आंकेंगे। जैसे अगर मैं बचपन की ही बात करूं तो मैं लोगों से दोस्ती करना चाहती थी, पर बच्चे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अरे इसको कैसे दोस्त बनाएं, ये कुछ अलग है। ये एक समस्या थी जो मेरे साथ, लोग मुझसे जुड़ने से हिचकते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती गई। अब मैं स्कूल टाइम की
अगर बात करूँ तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगी, दिखने लगी लोगों को कि अरे ये तो इतना अच्छा लिखती है या इतना अच्छा बोलती है। तब लोग जुड़ने लगे, उन्हें लगने लगा कि हाँ, इससे जुड़ा जा सकता है या ये आगे आगे इनसे दोस्ती रखेंगे तो हमको ये फ़ायदा होगा। मतलब सोसाइटी का जो नज़रिया है वो बता रही हूँ मैं आपको। पहले मुझसे लोग बात भी नहीं करते थे। मुझे लगता है कि सोसाइटी की क्या बात करूँ मैं, अगर फैमिली की ही बात करूँ तो फैमिली में भी कई बार ऐसा होता है कि जो एक हैंडीकैप, मैंने कितने लोगों को देखा है और मैंने खुद पर भी ये शायद फ़ील किया है कई बार कि घर में एक डस्टबिन कैसा होता है कॉर्नर पे पड़ा हुआ, एक दिव्यांग व्यक्ति की वही हालत है सोसाइटी में। सोसाइटी भी उसको उसी तरह देखती है, कोई ध्यान नहीं देता है उस पर, और घर में भी यही हालात है। लोग छाँटना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। कई बार माता-पिता को भी हिचक होती है कि अरे हमारा बच्चा ऐसा। तो वो वाली परिस्थितियाँ मैंने भी फेस की है। मुझे अपनाने में मुझे लगता है मेरे घरवालों को भी थोड़ा समय लगा। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारे अपने हैं तो उन्हें समय नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि इसमें भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। समाज तो है ही फिर बैरियर, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि परिवार का सपोर्ट मिल जाता है किसी विकलांग को, तो वो आगे आराम से बढ़ सकता है। उसको सोसाइटी भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है, और मुझे लगता है कि एक एजुकेशन लेवल अगर हम बढ़ाएँगे जो दिव्यांग लोग हैं, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में उनकी जगह बन जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कहीं आप काम को लेकर ही जाएँ। मैं अगर मान लो किसी के पास गई हूँ, किसी न्यूज़पेपर में या ऑर्गेनाइजेशन में बात करने के लिए, तो एक अलग ही नज़रिया बन जाता है, अरे ये काम कैसे करेंगे? तो मुझे हर जगह खुद को प्रूव करना पड़ा है, उसके बाद ही वो चीज़ें हो पाई हैं। मैम, चूँकि आपने सोसाइटी की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वे लोग जो दिव्यांग हैं, तो उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सोसाइटी को किस तरह के प्रयास करने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है राहुल। मुझे लगता है समाज को मानसिकता बदलनी होगी अपनी दिव्यांगों को लेकर। समाज ये सोचे कि हमको इनको साथ में लेकर चलना है। हमने उनको समाज से अलग कर दिया, वो तो पहले ही छँटे हुए हैं दिमाग से। फिर अगर हमने भी उनको अलग कर दिया तो वो और अलग हो जाते हैं। तो भई समाज का दायित्व है, हर व्यक्ति सोचे कि हमको विकलांगों के लिए काम करना। आप किसी की छोटी-सी मदद भी कर दोगे, मान लो आपको किसी की मदद करनी है, अगर आपने किसी को रोड क्रॉस करा दी जो देख नहीं सकता है, तो वो आपके लिए एक हो जाएगा सैटिस्फैक्शन। तो मुझे लगता है सोसाइटी में हर किसी को किसी न किसी लेवल पर किसी एक हैंडीकैप से जुड़कर उसकी मानसिकता को समझना होगा। अगर मान लो उनके परिवार में या आस-पास में कहीं ऐसा व्यक्ति है, तो वो तो समझता है कि इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ ऐसे लोग नहीं हैं, उन लोगों को बदलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोग आपके बारे में अलग ही तरह से सोचते हैं। उनका सोचने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया, देखने का नज़रिया अलग होता है। अगर मैं आज बहुत ज़्यादा सफल हो जाऊँ, तो 10 लोग मेरे बारे में पूछेंगे, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं हूँ, तो मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जैसे मैंने वो उदाहरण दिया था कि डस्टबिन जैसा होता है ना घर में, कि उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, बस है कोने में रखा हुआ है, उसी तरह के हालात हैं। तो समाज में हम छोटे-छोटे ऐसे कार्यक्रम करके लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करके, या कुछ माध्यम ऐसा बना लें, या हम लोगों को ट्रेनिंग दें कि हमको सोसाइटी में इन लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बहुत काबिल है, वो इनके साथ में शामिल होगा और समाज और नए तरीके से उन्नति करेगा। मैम, चूँकि आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है, तो क्या आपको कभी किसी ने जज किया? फिर चाहे हम बात करें फैमिली की, फ्रेंड्स की या आपके विद्यार्थियों की? जज करना ये तो होता ही है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जब किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो जज करता ही है, लेकिन अब उसके जज करने का तरीका क्या है। लेकिन अगर आप बात करें कि आप किसी हैंडीकैप को जज कर रहे हैं, आप किसी की काबिलियत को जज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूर है कि जब आप किसी को जज करते हैं तो फिर आप उसका उसी नज़रिए से सोचने लगते हैं, जिसको मैं कहूँगी पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह बड़ी ही खराब चीज़ है। आपने एक बार सोच लिया, अरे ये काम ये व्यक्ति नहीं कर सकता, तो फिर आपके दिमाग में वही बना रहेगा, वो व्यक्ति कितना ही काम कर ले। तो पूर्वाग्रह जो है, जो दिव्यांगों के लिए लोगों में बना हुआ है, जब तक वो पूर्वाग्रह दूर नहीं होगा। ये फैमिली की बात करूँ, मैं फैमिली में भी था कि अरे हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये जो कहावत है ये बिल्कुल सटीक है, हर जगह है कि आप जहाँ हैं वहाँ आपको कभी कोई नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब आप बाहर जाके काम करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं, तो उन्हें लगता है अच्छा ये भी कर सकता है। आप किसी फैमिली में जाके किसी से पूछिए, अगर आप उसका बच्चा उसको कहे मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो घर के लोग कहें अरे ये और आईएएस, ये आईएएस कैसे बनेगा। तो ये वही वाली बात है कि हम जज तो करते हैं लोग, और लोगों का नज़रिया भी ऐसा होता है, लेकिन बस आपको अपना आपको प्रूव करके दिखाना है, बस यही बात है। मैम, पहले से लेकर अब तक क्या बदलाव आपको दिखे हैं कि पहले आपको किस तरह से जज किया जाता था और अब लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं? उस पर क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है। ट्रीट तो अब अच्छे से ही करते हैं सब, चूँकि अब क्या होता है कि आप एजुकेशन फ़ील्ड में हैं, इतने समय हो गया, मुझे 17 साल हो गए हैं एजुकेशन की फ़ील्ड में काम करते हुए, लोग जानते हैं। और तो अब मुझे ऐसा लगता नहीं है, अब तो मुझे लगता है कि लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, लोग जानते हैं, बात करना चाहते हैं। पहले मैं एक बहुत अलग परिस्थितियों से निकली हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अब मेरे साथ उस तरह की समस्याएँ आती हैं। अब तो मुझे ये लगता है कि
बस जो मेरे बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी, वहाँ वहाँ मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ किसी स्टूडेंट ने मुझे कभी जज किया हो। क्योंकि आने के बाद तो जब बच्चा आपको जानता है, आपके नॉलेज को जानता है, तो वो तो डेफ़िनेटली आपका रिस्पेक्ट करता ही है। ये तो सोसाइटी की बात होती है, फैमिली की बात होती है, लेकिन जहाँ आप अपना नॉलेज लोगों से शेयर करते हैं, तब चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं, समाज बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है। बस मैं तो यही कहूँगी कि लोगों की सोच जैसे बदलेगी, जैसे सोच का दायरा बदलेगा, वैसे ही दिव्यांगों की स्थिति भी बदलेगी। मैम, आपके हिसाब से सफलता क्या है? क्योंकि मैंने जो देखा है कि समाज में कुछ दायरे सेट कर दिए हैं कि ये लोग सुंदर हैं इसलिए ये सफल होंगे, या ये अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, या ये इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है राहुल। सफलता मुझे लगता है कि आत्मविश्वास सफलता है। आप अपनी तुलना किसी से ना करें, ये एक सफलता है। आप अपने कामों में लगे रहें, ये सफलता है। आपकी प्रतिस्पर्धा आपसे हो, ये सफलता है। आप लोगों के पैमाने पर मत जाइए। लोगों के हिसाब से तो 10 करोड़ कमाने वाला सफल है, या बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला सफल है, या बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाला सफल है। लेकिन सफलता का पर्याय ये है कि आप में कितना आत्मविश्वास है, आपका नज़रिया क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आपका व्यवहार क्या है, ये सफलता है। मैम, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित हैं, जिसके कारण वो स्वयं को कमतर आंकते हैं। तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा फिर वही कहना है कि जो कमतरी है वो मानसिकता है आपकी। कमतरी मुझे लगता नहीं कहीं होती है, वो मानसिकता में होती है, वो विचारों में होती है। तो शारीरिक कमी हो सकता है इंसान को परेशानी दे, लेकिन जो मानसिक कमतरी है, खुद को कम आँकने की जो कमतरी है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इंसान जब खुद को कम आँकता है तो उसका जो उसको 100% देना चाहिए, वो नहीं दे पाता वो। फिर वो कहीं-कहीं अपने आप को कमतर रखता है, मैं कम अच्छा दिखता हूँ, या मैं कम अच्छा बोलता हूँ, या मेरी लैंग्वेज पे पकड़ कम है, या मेरी सब्जेक्ट पे पकड़ कम है, तो हम वहीं-वहीं कमतरी में ही घुटते रहते हैं। मुझे लगता है कि आप कमतरी पे ध्यान ना दें, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाएँ, आत्मविश्वास से भरे रहें, अपनी बात बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ रखें, खुद पर विश्वास रखें। मुझे लगता है अगर आपने ये मंत्र अपना लिया, तो आपको कोई भी शारीरिक और मानसिक जो ग्रस्ता है या बीमारी है, वो कभी परेशान नहीं कर सकती। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी बातें आज आपने हमसे की। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह रेगिस्तान में पानी के लिए तरस रहे एक व्यक्ति को अचानक से पानी मिल जाए, तो उसे उस वक़्त सिर्फ पानी नहीं मिलता, उसे मिलती है जीने की एक उम्मीद। और ऐसी ही एक उम्मीद दीपमाला मैम हम सभी को दे रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैडम की किसी बात से यदि आप रिलेट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।